ठीक है ना। तो how it will work problem, today we are going to discuss about the gene calculation, their frequency calculation in the population. For example, if you want to take out the information from the population, right, so there are two chances that there may be dominant gene, there may be recessive gene, there may be heterozygous gene. तो उनका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली देयर वाज अ साइंटिस्ट गिवन दिस फार्मूला, राइट, टू कैलकुलेट आउट। तो हम पहले तो मान लेते हैं कि P प्लस Q मतलब टोटल जीन पूल जो होगा, चाहे जो भी हो, that will be always 1, right? And if you are going to find out the individual gene frequency, then you have to, because एक जीन में 2 एलील होते हैं, राइट, तो इसलिए हमको दोनों एलील को लेना पड़ेगा। वी आर टेकिंग बोथ द एलील, तो दैट्स व्हाई दिस इज पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का क्या मतलब होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना। एंड देन क्यू स्क्वायर का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और 2pq इक्वल टू 1। तो इसका कुछ एग्जाम्पल, वर्कआउट एग्जाम्पल में देखेंगे एंड देन बहुत क्लियर जाएगा। एक क्वेश्चन इस एसआई का पूछा हुआ है, तो कैन वी सॉल्व दिस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। Based on the independent, which of the following representation of the chromosomal arrangement in meiotic metaphase one best explain the law of independent assortment? ठीक है। कौन सा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियरली डिजिग्नेट कर रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अपरे सारा एक जैसे लग रहा है ना। 100-100 हो गया, 50-50 हो गया, और ये हो गया 50-50 50-50। पहले वाले में देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ? सेग्रीगेशन में इजी सेग्रीगेशन हो जाए जीन का। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इन मेयोटिक मेटाफेज इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें छांटना ही है ना, एक डायग्रामेटिक देख के कौन सा पॉसिबल है। डी आंसर होगा सर इसका। कौन सा बी? एक सेकंड। ए भी तो वैसे ही है, बी भी वैसे ही। नहीं बट सर इसमें बी वाले में रिकम्बिनेंट भी बने हुए हैं ना, अगर सेकंड वाला देखते डायग्राम। ए वाले में सर बी इज नॉट विजुअल। अब लो विजुअल हो गया। हंड्रेड % लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? सर अलील का सिग्रीगेशन होता है एंड अलग अलग जो है फिर वेरिएशन आएगा फिनोटिपिकली,
इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मतलब इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रही है, सेपरेट हो रही है। सी तो नहीं हाँ है, ये सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है। इसका आंसर है ए। ठीक है ना, तो दो दिया ना, ए एंड है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रहा है ना, तो 50% तो पेरेंटल हो गया और 50% रिकॉम्बिनेंट हो रहा है इधर, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, क्लियर? दादा ठीक है बच्चों, सिंपल ही है इसमें। सर बी वाला क्यों सर? हाँ, सर बी वाला बी वाले में तो डाउटफुल हो गया ना, पेरेंटल एक तो पेरेंटल पूरा होना चाहिए, एक रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट के बाद की क्या पोजीशन है वो देखो ना सेकंड वाले में। हाँ यस सर, ठीक है सर। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि जब भी आप बात करो कि पेरेंटल से कंपेयर करके बात करना है। ठीक है, पेरेंटल से कंपेयर मैपिंग में भी आएगी, कल हम बात करने वाले हैं। हम देखो ये क्वेश्चन ये है ना, कि जेनेटिक मैप ऑफ 3 जीन्स इन ड्रोसोफिला, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर इसीलिए मैंने लिख के दिया है कि अब कैलकुलेशन पार्ट रह गया आपका सिर्फ। जेनेटिक मैप ऑफ 3 जीन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज गिवन, ए बी के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन, बी एंड सी के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन, देन ए क्रॉस as given below is made between individual of the genotype। क्रॉस करा दिया ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी वाइल्ड टाइप ए प्लस बी प्लस है, और ए प्लस बी प्लस सी बिटवीन ए बी सी प्लस। Then female F1 progeny are test crossed and 100 progeny are 1000 progeny are obtained। 1000 progeny मिले थे टेस्ट क्रॉस के बाद। Assuming that there has been no double crossover, what is the expected number of progeny with the genotype? ठीक है ना, select the set which show the correct number of expected progeny। अब P Q R, तो 1000 में से P का सेट कितना होगा, Q का सेट कितना होगा, R का सेट कितना होगा? तो आंसर दिया हुआ है P का 50 होगा, Q का 25 होगा एंड R का 425 होगा। अब आपको ये बताना है कि कैसे होगा, ये ऑप्शन क्यों सही है। सर बता रहे हैं। अक्षिका नहीं आई ना, सी सेंट। चलो ऐसे जोश बनाए रहो, सात लोग दिख रहे हैं तो मुझे भी बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है ना, दीपिका वीडियो देखा था आपने? कल वाला वीडियो मैंने भेज दिया था यस आपको। सर, सर हाफ देख पाई, कल टाइम उतना ही होता है दिन में, अब संडे को सर पूरा देखूंगी अच्छे से। संडे का तो टेस्ट ही है जेनेटिक्स पे। सर अभी नहीं हो पाया, संडे को मॉर्निंग में ही देख लूंगी सर मैं, सुबह सुबह। हाँ हाँ, चलो जब भी होगा थोड़ा थोड़ा करके देखते रहो। हाँ सर, वही टाइम मिलते ही देख लूंगी। हाँ, फोकस फोकस होकर देखना जो भी। यस सर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सीइंग इट नाउ। ये देखो ना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट भी इतना टाइम नहीं दे रही ना कि आपको इतना टाइम मिले सीएसआर ऑप्शन के लिए। जो भी है थोड़ा थोड़ा देखते रहना है।
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जेआरएफ कि बिना जेआरएफ के पीएचडी का पोजीशन ही कोई नहीं दे रहा। अभी मैं ऑफरिंग के लिए भी सोच रहा था कि करवा दूं अपने एरिया में पीएचडी, बट अब प्रॉब्लम आएगी कि सर्वाइव बंदा कैसे करेगा, हॉस्टल की फीस कहाँ से देगा, है ना। तो जेआरएफ इज ए कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग्स, इसलिए आपको जान लगानी है। निरिथिका, कल आप थे? बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, है ना, डोंट बी कैजुअल। हाँ हाँ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कैजुअल करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट एकदम हाफ में रह जाएगा और फायदा नहीं है। कुछ भी पता नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन सेट होगा, कौन सा फ्रेम करेगा। इसलिए इस बार देखो मैं थ्योरेटिकल बहुत ही कम दे रहा हूँ ना, टोटली प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, टोटली स्पीड ले रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। हाँ आफरीन के सिलेक्शन ने मुझे बहुत झटका दिया मैं बहुत अलर्ट पे हो गया भाई, हमारा बच्चा एक सिलेक्ट हो सकता है, सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, बट स्ट्रेटजी शुड बी चेंज, क्योंकि अभी 100% एंटी स्कोर आ रहा है। 100% एंटी स्कोर का मतलब है हमारे टेस्ट में 90% तो ले आओ, क्यों आदर्श? 90% भी नहीं आएगा तो मतलब समझ लो बिल्कुल नहीं होना है सिलेक्शन। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट आप समझ लो कि उतना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा उस लेवल का टेस्ट क्रॉस करने के लिए। मतलब ये तो मीडियम साइज का टेस्ट बना रहा हूं, बहुत ही हल्के लेवल का। तो अगर इसमें भी आप 50 से बिलो जा रहे हैं या 60 भी नहीं आ रहा है तो इट्स अ काइंड ऑफ, है ना, यू शुड बी वरीड। और टेस्ट शुड बी टॉप प्रायोरिटी। देखो मैं आपसे बता रहा हूं, अगर मतलब मैं ढीला पड़ जाऊं तो आप कम से कम बोलोगे सर टेस्ट क्या होगा, क्या टॉपिक है, पढ़ना है, ये है वो है। You should be very worried, and not only the day of for the test of Saturday and Sunday. पूरे वीक आपको उसके बारे में चिंतित रहना कि जब भी टाइम मिले स्टील करो, बिकॉज यू हैव टू स्टील योर टाइम। कहीं से भी टाइम मिलता है स्टील करो। Everyone is super busy, even I am. Lot of activity I am doing, and still कुछ दिनों से मैं बीमार पड़ा हूँ, तो अभी मेरी बैटरी लेवल भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कभी आपको फील नहीं आने देता कि मेरी बैटरी लेवल डाउन है या मेरी तबीयत खराब है। उसी जोश के साथ पढ़ाना होता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, है ना, यू हैव टू गो बाय द रफ रोड। नो वन इज हैविंग अ स्मूथर रोड, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। क्यों आया ये 50 क्यों आया? अब 1000 रोजनी है, देयर इज नो डबल क्रॉस ओवर, एक्सपेक्टेड नंबर प्रेजेंट विद इन जीनोटाइप। तो 10 सेंटीमीटर है ये ABC ना, BC। तो A प्लस B प्लस C में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद A प्लस B प्लस C प्लस बनने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। तो Q का 25 ही आया, लेकिन A प्लस B प्लस C प्लस यहाँ Q में है ना, ये Q बन गया। एक तो ये चांस है कि A प्लस B प्लस C प्लस बन जाए, दूसरा क्या चांस है A प्लस B C प्लस बन जाए, ये P में दिख रहा है आपको, ठीक है। थर्ड क्या चांस है A प्लस B प्लस और C बन जाए, तो ये हो गया पेरेंटल, है ना बेटा। तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा? पेरेंटल, हाँ, दिस शुड बी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मार्क कर लिया आपने। इसमें कह रहा है डबल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर इज द लोवेस्ट, है ना। तो लोवेस्ट का बात नहीं है, तो हाईएस्ट तो R होगा। तो R का वैल्यू देखो कहाँ पे दिया, 850, 450, सबसे हाईएस्ट 2 ही दिया, हाँ केवल यहाँ पे दिया हुआ, तो यू कैन इनको काट सकते हो, राइट। एक तो स्क्रीनिंग का ये तरीका हो गया, एंड देन ओके सुपर्णा। तो हाईएस्ट हो गया स्क्रीन, तो देयर इज 425 850। अगर इसको आप करो तो ये कितना टोटल बनता है, दिस इज कमिंग अराउंड 500, है ना। और इसको करोगे तो ये आता है 1000।
तो कह रहा है फीमेल F1 progeny are test cross and 1000 progeny are obtained, तो assuming that there has been no double crossover, तो ये ध्यान रखो कि always 50% तो पेरेंट होते हैं, तो केवल 50% ही रिकॉम्बिनेंट होंगे. Yes, sir. So you can rule out the 1000. Obviously this is 5% as per rule. तो एक अंधा भी मार सकता है इसको, है ना, कि अब 500 हो गया तो भाड़ में जाए, P50 कौन कैलकुलेट करेगा ना, Q25 कौन कैलकुलेट करेगा. हमने एक तो यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया कि दिस शुड बी द हाईएस्ट एंड इट शुड बी 50% रिकॉम्बिनेंट. तो आउट ऑफ 1000 only 500 chances are there. So without much calculation you can reach out at the correct goal. Clear? Only Yes, application of conceptual theory, है ना April? Am I right? यस सर. कोई का ज्यादा कैलकुलेशन आती है चाहे नहीं आती है कैलकुलेशन, क्योंकि इसने दिया भी नहीं है ना, बहुत स्कोप नहीं है कैलकुलेशन का. देख रहे हो, मतलब कैसे कैलकुलेशन करोगे, कौन सी बेसिस लेके करोगे, बट इतना बहुत है ना, इतना बहुत है. जैसे हाँ राइट, ओनली 50%. यस. तो एक बढ़िया एक्सरसाइज हो गई. इसको जबकि मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ और इसका नोट्स मैं अपलोड ही करने लगा था, बट वो हुआ नहीं इंटरनेट की वजह से. समटाइम इंटरनेट इज बिगेस्ट. चलो ये बात करते हैं. तो व्हाट इज द टर्म मीन? FA मीन्स, याद कर लो मेरे साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. बोलो या लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. FAA हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. F स्मॉल AA फ्रीक्वेंसी. पेन चलाते रहो, हमेशा एक चीज नोट कर लो, पेन चलाने से आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, सब कुछ याद हो जाता है इमीडिएटली. तो जस्ट डोंट वॉच. लैपटॉप अगर नहीं है तो एक अरेंज करने की कोशिश करो, छोटा ही लैपटॉप लो, लेकिन लो जरूर, ये लाइफ टाइम काम आएगा. मैंने इसे लैपटॉप लिया हुआ है 2-3 साल पहले का, काफी हेल्प कर रहा. मेरा पुराना वाला भी अभी चल रहा है, सब कुछ चला रहा है. मैंने अपने लिए लिया नया, मैडम के लिए दूसरा लिया, है ना. तो वाई? बिकॉज बिना लैपटॉप के आजकल चलता नहीं, सब कुछ लैपटॉप पे. मोबाइल तो बेकार है, मोबाइल तो आप 1500 का ले लो, दैट इज एनफ. या ऐसा ले लो जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चल जाए थोड़ा नोटिफिकेशन के लिए. राइट, लैपटॉप इज कंपल्सरी. यस सर. आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, देखो हर आदमी चाहता है ना स्पीड लेना. इफ यू वांट टू टेक रियली स्पीड, आपने कंप्यूटर से आगे निकलना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मॉडर्न. मॉडर्न के आप लैपटॉप एसेंशियल टूल है, लैपटॉप, ईयरफोन, है ना, ये सारे एसेंशियल टूल है. लैपटॉप भी थोड़ा सा इस तरह का हो कि अच्छा खासा मेमोरी सपोर्ट करे. PLL फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, QLL आप रिसेसिव LL, दो ही मिलना है. तो P को हमेशा डोमिनेंट लिखते हैं. बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं. P को हमेशा डोमिनेंट मार्क करना है, नो रिसेसिव. P इज ऑलवेज रिलेटेड टू डोमिनेंट, Q ऑलवेज रिलेटेड टू रिसेसिव. अब देखो फटाफट क्वेश्चन करेंगे. अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करोगे? इफ 9% ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सीवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो आपको तुरंत रिसेसिव और डोमिनेंट जीन अलग अलग लिखना है. डोमिनेंट के कॉलम में डोमिनेंट लिख लो और रिसेसिव के कॉलम में रिसेसिव लिख लो, हेटेरोजाइगस कॉलम में H लिख लो. तो यहाँ पे क्या करें, 9% रिसेसिव, 9% स्मॉल SS. What percentage of the population will be more resistant to malaria because they are heterozygous? Heterozygous is resistant. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इसका होगा, ठीक है, हेटेरोजाइगस का. और डोमिनेंट को आपको पता करना है. कैसे करोगे बेटा? 9% तो रिसेसिव, हाँ 9% का मतलब होता है 0.09. P plus Q is equal to 1. और ये तो P is the dominant, है ना. ये पहले निकालोगे, P निकल जाएगा, P इक्वल टू हो गया 1 माइनस Q. Q कितना है? 9%. 9%. 0. ये कितना हो गया?
0.1। तो 0.42 आंसर। हाँ 0.42 आंसर आएगा सर। हाँ आधा कर दिया। तो 9% हो गया एंड देन पॉइंट पी आर क्यू एस एस इक्वल टू क्यू स्क्वायर 0.09 का क्यू स्क्वायर है ना, क्यू हो गया 0.3, 1 माइनस डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है, बस समझ में आ गई। एस एस इक्वल टू 0.09 है, दिया भी हुआ है, तो 0.3 हो गया, देन 2 पी क्यू, अब p प्लस 0.3 इक्वल टू 1, देन p इक्वल टू 0.7, तो अब 2 पी क्यू निकाल लोगे, दिस इज 0.42। हाँ ठीक है, 0.42 हो जाएगा। कितना आसान है ना। देखो दिल में ना एक्सेप्टेंस की बात होती है आफरीन, हमने ये देखा ना कि अगर आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है तो यू आर जीनियस, मतलब आपकी ब्रेन बहुत तेज काम करेगा। अगर आपने जैसे पहले से बना रखा है ब्लॉक, मेटाबॉलिक ब्लॉक, कि नहीं यार जेनेटिक्स तो बहुत टफ है, इसको मैं कर ही नहीं सकता, है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप थॉट इज गोइंग टू ब्लॉक योर लर्निंग। तो एक साइंटिस्ट ना हमेशा ओपन होता है, जैसे मैं, मेरा तो आइडियल कौन है तुम्हें पता ही होगा, मेरे आइडियल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है। तो बहुत ही गरीब फैमिली से, तो मैं उनको कोरिलेट कर पाता हूँ कि मेरी वैसे ही झोपड़ी वाली घर थी, सब कुछ वैसे ही था है ना। तो व्हाट आई कैन कोरिलेट कि यू हैव ए लॉट ऑफ, यू शुड हैव ए लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ, डोंट कनेक्ट एनीथिंग विद योर ईगो, और है ना, कुछ भी चीजों से नहीं कनेक्ट करना। बी ओपन, कहते हैं ओपन माइंडेड का मतलब ही गलत निकाला गया हमारे कल्चर में। बी ओपन, ओपन का मतलब हम लाइफ साइंस के हैं तो हम जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम बॉटनी नहीं पढ़ेंगे, हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, ऑल दीज आर स्टीरियोटाइप ब्लॉकेज। तो जब तक मैं इस ब्लॉकेज में था, अब देखो तुम ही लोग मेरे स्टार हो ना, स्टार स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें बहुत ही प्रियोरिटी देता हूँ, बहुत ही ज्यादा। तो आई वांट यू कि लर्न उसी तरह से करो जैसे मैं फ्रिक्वेंटली मैंने लर्न किया है। बी ओपन टू एवरीथिंग, जो भी मिले लर्न करो, सीखो। तो ये हो गया बहुत आसान, यानी 40%, 42% ऑफ द पॉपुलेशन रिजेक्ट हो जाएगा फॉर द ट्रेड। चलो अब यहाँ नहीं है तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हार्डी विनबर्ग के डेटा को जरा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वाई मेंडल वाज लकी, कि जो हार्डी विनबर्ग साहब सोचते थे, जबकि ये देखो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, है ना, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझा। तो बात ये होती है कि आप कितना समझ पाते हो चीजों को, ये होती है। कोई बायोलॉजिस्ट नहीं होता है कोई, अब जितने भी बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी की फील्ड में जितने भी अवार्ड मिले नोबेल प्राइज, अगर आप देखोगे ऑल दे वेयर नॉन बायोलॉजिकल फील्ड। बायोलॉजिस्ट को क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि दे आर स्टीरियोटाइप, दे आर थिंकिंग इन वेरी रिस्ट्रिक्टेड वे, हमारा ये फील्ड नहीं है, मतलब देवरानी जेठानी वाला झगड़ा सब्जेक्ट में भी, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे अप्रैल समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। बॉटनी, प्लांट बायोटेक तुम पूछ रही थी ना? यस सर। नहीं अप्लाई हाँ, करो, yes, तुम्हारा एक यूनिवर्सिटी की अच्छी स्टैंडिंग मिलती है तो प्रोफेसर के ऊपर होता है ना, प्रोफेसर जितने हाई के लेवल का होगा उतना बढ़िया प्रोजेक्ट देगा रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। बॉटनी में कुछ नहीं हो रहेगी अब तो, है ना, बॉटनी आयुर्वेदा में चली गई बॉटनी अब साइंस में नहीं है। म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिलेक्शन, नॉन रैंडम मैटिंग, मतलब ये कहते थे हार्डी विनबर्ग कि ये नहीं होना चाहिए। इफ दिस इज ऑल दीज आर मिसिंग इन ए पॉपुलेशन, देन that population is following the Hardy-Weinberg rule. Mutation should be absent. Gene flow should be, बोलो, एब्सेंट, absent. Genetic drift नहीं होना चाहिए, absent. Selection no. नहीं होना चाहिए, Non-random mating होना no. चाहिए। तो ये सारे अगर नहीं होंगे then they are following the Hardy-Weinberg concept. अब ये भी देखो, लास्ट ईयर अचानक से सीएसआईआर ने पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी पे सवाल कर दिया, तो एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज कि कैसे पूछ दिया ये, है ना, ये तो कभी पूछता ही नहीं था। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, साइंटिस्ट हैं, ब्रेन घूम गया तो पूछ दिया क्वेश्चन। पेनिट्रेंस मींस
how the allele is going to express in the population, how completely they are going to express in the form of trait 0 to 100%. तो अगर 100% है तो 100% पेनिट्रेंस, 0 है तो 0%. एंड व्हाट इज द एक्सप्रेसिविटी? सर जो हार्डी वेनबर्ग ने जो वो नॉन रैंडम वाला स्लाइड एक बार बैक करिए सर, ये नॉन रैंडम मीटिंग नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए? ये सारे नहीं वाले हैं, ये जितना भी है ना ये नहीं होना चाहिए. नॉन रैंडम मीटिंग वालों को एक्सप्लेन कर दीजिए. इसका मतलब रैंडम मीटिंग होनी चाहिए. नॉन रैंडम मीटिंग अलग चीज है ना, उससे तो पॉपुलेशन को समझ ही नहीं आएगी ना कि जीन किस हिसाब से जा रही है. वो एक्सप्लेन करेंगे. रैंडम मीटिंग में ये होता है कि जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में है तो एक मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, एक सब चीज में रेस्ट्रिक्शन है ना. तो अब पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉपुलेशन में जैसे मोर का पॉपुलेशन इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो अगर नॉन रैंडम मीटिंग होगी राइट, तो देन ज्यादातर चांसेस हैं कि वो नए नए है ना हेटेरोजाइगोस ज्यादा होंगे, फिर वो प्रॉब्लम आएगी. तो हार्डी विनबर्ग के रेस्पेक्ट में सोचना है आपको, ये सारे नॉन अलाउड है. जी सर. P+Q को 1 रखने के लिए हमेशा सोचना जब भी, तो दिस इज इन ऑर्डर टू मेंटेन द P+Q ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर रैंडम मीटिंग करोगे तो ये या तो लेस हो जाएगी है ना, लेस देन 1 हो जाएगी, या तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. इसी तरह से सिलेक्शन करोगे तब भी सेम चीजें होंगी. तो एक्चुअल में इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सारा इन्होंने दिया था. जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है जैसे मान लो है ना, बॉटल नेक प्रॉब्लम, जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन P+Q मूव कर जाएगी ना, 1 नहीं होगा. तो P+Q 1 कैसे होगा उसके लिए ये सारा दिया गया इन द इवोल्यूशनरी टर्म. अब इस पे आ रहा है, हाँ अभी इस पे आ रहा है, डिटेल बताया नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बताया. देखो मैं तो कुछ पढ़ाता नहीं हूँ अगर आप देखो, बट यू आर अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग. तो एक्सप्रेसिविटी डिस्क्राइब वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन है ना, वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी. हमने देखा सीजर में वेरिएबिलिटी का भी फॉर्मूला पूछा हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएबिलिटी? तो वेरिएबिलिटी का फॉर्मूला में तुम्हें दिखाई देता है, उन्होंने कहाँ पूछा होता है, अभी मैंने रखा नहीं उसको, बट तुम्हें दिखा देता हूँ. मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि खुद ही मुझे फर्स्ट टाइम मिला कि इन्होंने वेरिएबिलिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है. एक रूटीन बना लो कि मतलब क्वेश्चन तो डेली एटलीस्ट स्टडी किया करो, भले थ्योरी पढ़ने का ना मौका मिले है ना, बट एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द क्वेश्चन. तो उससे आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि रियली में क्या लेवल का क्वेश्चन आ रहा है एंड हाउ डेप्थ यू हैव टू गो फॉर द स्टूडेंट. फॉर्मूला ही देख रहा हूँ, शायद आ ही गया है. सब में प्रॉब्लम पूछ रहा है, सब में क्वेश्चन पूछ रहा है. इजी पाथवे तो नहीं है. जेनेटिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, काफी आ रहा है, पार्ट बी पार्ट सी मिला के. अभी सारे जेनेटिक्स में मैपिंग पूछा जा रहा है, रेफर पे मैपिंग, बैक्टीरियल मैपिंग, क्रॉस में मैपिंग. ये ह्यूमन जेनेटिक्स तो पूरा ही पढ़ाना है. हाँ ये देखो, चलो मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ, देन इट विल बी easy for you. यहाँ पे वेरिएबिलिटी था ना, I can see the question. The total variance in phenotypic character can be split into two component genetic VG and environmental VE, right? The heritability of a phenotypic trait can be expressed quantitatively as heritability coefficient h square, which is calculated as h square. देखा, हेरिटेबिलिटी कोफिशिएंट पूछा है कि if the phenotypic character total variance in a phenotypic character is a part of two component system, that is genetic and environmental factor. तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि हेरिटेबिलिटी
of a phenotypic trait can be expressed quantitatively as a heritability coefficient h square, which is calculated as h square is equal to how much? इसका सीधा सीधा फार्मूला है कि दोनों फैक्टर को हम जोड़ देंगे, Vg प्लस Vg अपॉन Vg प्लस Ve। यहां से देखो वेरिएबिलिटी फैक्टर यहां पे आया एंड CSAR ने इसको कनेक्ट कर दिया तुरंत फॉर्मूले से। ठीक है आपने? यस सर। तो अभी मतलब आपको तैयारी करने के बाद भी नहीं लगेगा कि कितना तैयार है आपको। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी टाइम, यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर 100%, यू कैन नॉट बी श्योर दैट 100% you are prepared for everything. Okay, so every time you have to look, this is called the research, every time you have to go for the research study. So this is the penetrance and expressivity. By the diagram you can see complete penetrance, there are various terms: complete penetrance, incomplete penetrance, constant expressivity, variable expressivity, incomplete penetrance with variable expressivity. Complete penetrance you can see there is a dominancy, 100% dominancy है ना। देखो सारे कलर एक जैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल फिनोटाइप, 100% एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, राइट, 100% है ना। तो यू कैन सी आइडेंटिकल नोन जीनोटाइप, आइडेंटिकल नोन जीनोटाइप लेस देन 100% एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। ठीक है, अब ये थोड़ा कम हो गया तो दो नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज नॉट ए कंप्लीट पेनिट्रेंस, रादर देन दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज लेस देन 100%। व्हाट इज द कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी? अब ये देखो, आइडेंटिकल नॉन जीनोटाइप विद नो एक्सप्रेसिविटी इफेक्ट यील्ड 100% एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। तो अगर कॉन्स्टेंटली वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पे यही चीज आ रही है, इट विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी। हाँ, कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेंस तो यहाँ जीन का हो गया कि डोमिनेंट जीन है, लेकिन अगर जनरेशन टू जनरेशन में भी एक्सप्रेशन इज द सेम, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी आइडेंटिकल नॉन जीनोटाइप। कंप्लीट पेनिट्रेंस में अगर जो डिजीज होगा तो सबको डिजीज होगा, कंप्लीट पेनिट्रेंस। हाँ, कंप्लीट पेनिट्रेंस, ठीक ना। तो वैसे तुमने ये अच्छा पॉइंट कहा कि अगर किसी को डिजीज खत्म करनी है जो कि डोमिनेंट जीन की वजह से है, तो हेट्रोजाइगस में पॉसिबल होगा कि वो ना रहे। इसीलिए मैरिज में कॉन्सेजुअस मैरिज को अवॉइड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर। फॉर प्रोजेनी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो बढ़ती चली जाएगी ना, पेनिट्रेंस लेवल बढ़ता जाएगा। डिजीज के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो अगर सिबलिंग मैरिज हो रही है तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज दिस। पहले तो कंप्लीट पेनिट्रेंस हो जाएगी, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी हो जाएगी, फिर ये मतलब जनरेशन ही जैसे डिक्लेयर हो जाएगी, भाई इनके खानदान में ये रोग चलता है कहेंगे इनका खानदानी रोग है। खानदानी मतलब क्या? हमारे अगर देखो तो पुराने लोग ना जेनेटिक्स के टर्म में बात करते थे, आज भी बात करते हैं। इनका तो खानदानी है ना, ऐसा है। खानदानी वर्ड मतलब जेनेटिकल 100% पेनिट्रेंस है ना, 100%। जैसे कहते हैं कि ये तो खानदानी शरीफ है, मतलब इनकी जो खानदानी वाली जो जीन है शरीफों वाली, वो 100% है, राइट। देयर इज नो इफ एंड बट, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है ही नहीं है। कंप्लीट पेनिट्रेंस, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हेल्दी जीन है। हाँ, हेल्दी जीन है, ठीक है ना। तो ये ऐसे सीखने में मजा भी आता है कि कुछ एग्जांपल हम अपने सोशल, क्योंकि ये तो सारा यूरोपियन की डिस्कवरी है, हम लोग इंडियन के कनेक्ट कर पाते नहीं है, तो हम रट तो लेते हैं लेकिन वो एक्चुअल में समझ नहीं आती है कि इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है या क्या चीजें हैं। तो मजे लेके पढ़ना इसे कहते हैं कि भाई आप एप्पल खाओ तो थोड़ा सा चबा के खाओ, उसका एक्सट्रैक्ट भी निकले और तब बॉडी में है ना उसका फायदा भी है। अभी सारा कुछ मशीन से ही हो रहा है तो बॉडी को काम करने का मौका ही नहीं मिलता, तो बॉडी में कुछ रह ही नहीं जाएगा अगर बॉडी काम ही नहीं करेगी। तो ये कंप्लीट पेनिट्रेंस हो गया, कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी। जैसे कहते हैं ना जी, इनके घर में आईएस है,
आईएएस, एक बच्चा अगर आईएएस बन गया है ना, तो आप देखोगे उनके पूरे 6 पीढ़ियों में सारे लोग अब आईएएस ही बन रहे हैं, है ना, पीसीएस कोई नहीं निकल रहा है, सब आईएएस बन रहे हैं। ये जीन ही उनकी कहती भाई ये तो खानदानी आईएएस है, खानदानी राजा है ना। राहुल गांधी खानदानी चोर है। उनकी अम्मा ने भी किया, दादी ने भी किया, सब ने किया मिल के, तो उनको खानदानी चोर ही बुलाते हैं। मतलब जो बुलाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी तरफ से, है ना। इनका तो भाई पुश्तों से चला रहा है चोरी का पैसा, है ना। तो पब्लिक ने उनको स्टैम्प कर दिया भाई ये खानदानी लोगों को उठाओ। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस विद वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ये खानदानी पैसा हो गया इनका। अब अखिलेश यादव को तो टोटी चोर ही कह दिया। अब ये उनके बच्चों को टोटी चोर, उनकी मतलब जितनी भी पीढ़ियां आएगी ना, उनका 100%। अच्छा, हाँ, उनको बोल दे टोटी चोर है अखिलेश यादव। अब उनकी पूरी खानदानी पीढ़ियां, उनकी भाभी, सब लोग उनको सब टोटी चोर ही बोलते हैं। अब आप मतलब हटा ही नहीं सकते। तो सम इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मेल पैटर्न बार्डनेस, है ना, मेल पैटर्न बार्डनेस, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पे। वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑकर्स वाई। वेरिएबल एक्सप्रेशन देखो बेटा, वेरिएबल एक्सप्रेशन तो इन्वायरमेंटल के इफेक्ट में वही डिस्कस कर रहे हैं ना, कि देयर इज सम इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। कुछ तो सेक्स से रिलेटेड है, कुछ टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस, हाँ सर, जीन से भी रिलेटेड है, जेनेटिकली भी है, जीन से भी environmental रिलेटेड है ना। तो जैसे हमारे सोसाइटी में माना जाता है, इंडियन सोसाइटी में, कि जो जितना बाइल्ड होगा, मतलब आदमी अगर गंजा है तो बड़ा जीनियस होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, है ना। बट दिस इज ए जेनेटिकल डिफेक्ट। तो मेल पैटर्न बाइल्डनेस, सेक्स, नहीं, ऐसे बोलते कि बाल झड़ गया तो खूब पढ़ा होगा, खूब इंटेलिजेंट, हाँ, बहुत बहुत जीनियस होगा है। हमारे पिताजी जो है, उनका तो बचपन से बाल आया ही नहीं। बाल उनके साथ में पूरे। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस समटाइम, अभी देखो, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल, एंजाइम का ही एक्सप्रेशन चला गया ना, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट यू कैन सी द कलरेशन इन सियामीज कैट। सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक्स बड़ा मतलब बहुत फनी और बहुत मजेदार चीज है। अगर इसको समझो तो बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। तो जैसे मीजल्स, है ना, अभी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेना है, बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ह्यूमन बीइंग इज टोटली मेड अप ऑफ जीन्स, देयर एक्सप्रेशन, देयर वेरिएबिलिटी, है ना, देयर इन्वायरमेंट, देयर फूड इज आल्सो हैविंग अ ग्रेटर इफेक्ट। आजकल तो मुझे लगता है 90% फूड है ना जहर है। 90% फूड जो है जहर है। मार्केट का तो बिल्कुल मत खाया पिया करो। जब भी खाओगे तुम्हारी बॉडी भले डिफेंड कर जाए, बट आपको एक बार अगर अटैक किया तो आपकी बॉडी को 10% तो डाउन कर ही देगी। दूसरा अटैक हुआ तो 20%, फिर ऐसे सीवियर अटैक मतलब 50% से ज्यादा डाउन कर देगी। तो मार्केट का पहले खाना बंद करो। मैंने अभी पिछले हफ्ते कुछ खा लिया था, तो देखो अभी तक वो बीमारी चल रही है। उसने मैंने चने और पूड़ियाँ कुछ ले ली थी, शिवरात्रि का पूजा करने गए थे, तो उसमें जहर था। पता नहीं फूड पॉइजनिंग कैसे हो गई इससे, देन सीवियरली बीमार पड़ गया मैं। अब कैसे मैं डिफेंड करूँ? मैं दूसरों को मना करता हूँ, लेकिन मैंने खुद ही ले लिया। व्हाट इज फिनोकॉपी? फिनोकॉपी मतलब फिनोटाइप ड्यू टू केमिकल इफेक्ट, है ना। तो केमिकल्स मिमिक फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय रिसेसिव एलील। यही मैं कह रहा हूँ, ये केमिकल्स इफेक्ट है जो मार्केट में आप खा रहे हो ना, दे कैन प्रोड्यूस द फिनोकॉपीज वेरी सिमिलर टू द रिसेसिव एलील्स, है ना। तो जैसे ये भी है कि मीजल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रोड्यूसेस। सर इसका मतलब जो बाल्डनेस है वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट से, तो जेनेटिकली कुछ लेना देना नहीं है? नहीं है, सम इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, एज ऑफ ऑनसेट है ना, जैसे बहुत एज हो गई, 50-55 की बाद अगर आ रही है, तो ये इन्वायरमेंटल का इफेक्ट है। बट ये भी सेक्स लिमिटेड है, यानी मेल में होगी, फीमेल में नहीं है ना। फीमेल में तो मूछें बनती हैं आफ्टर 55, बड़ी बड़ी मूछें आती हैं।
दिस इज एपिस्टेसिस रीजन ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, वो टर्म यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस तो मतलब ब्लॉकेज हो गया है ना, सप्रेस करना। डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज द अलग कहानी। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड में सब ये नहीं आती ना एपिस्टेसिस। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, वो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, इसको फिनोकॉपी बोलते हैं, है ना। जैसे थैलेडोमाइड एक ड्रग देते थे जो प्रेग्नेंट, है ना, वुमेन्स होती थी, तो अंधाधुंध देते थे। अंधाधुंध में क्या हुआ कि इसमें बहुत ही विकलांग बच्चे पैदा हुए। बाद में समझ में आया कि अरे ये तो दवा का असर था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करता, अब बिल्कुल नहीं करता। मैं ये सोच के चलता हूँ कि जो मेरे सामने डॉक्टर बैठा है कि तभी तक मेरे को एडवाइस दे सकता है जब तक मैं कन्विंस हूँ। अगर उसने कुछ नया टर्म डाला, नई पेचीदगी डाली, तब मैं जान जाता हूँ कि बेवकूफ बनाने वाला स्टार्ट कर दिया इसने, फिर मैं उससे बात नहीं करता, छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट अगर सीवियर इमरजेंसी नहीं है तो यू शुड टेक 3 एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। आपका वेरिएबिलिटी एक्सप्रेसिस ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट लाइक स्किन कलर वेरिएशन, स्किन कलर मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो मैंने बताया था कल एग्जांपल से कि देयर आर सम जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। वो एपिस्टेसिस का पार्ट है ना, वो एपिस्टेसिस का पार्ट है, वो एनवायरमेंटल का पार्ट नहीं कह सकते ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सम टाइम something is expressed not because of 100% gene penetrance, rather than स्किन कलर का तो ये चीज रहता है ना, मेलेनिन का एक्सप्रेशन पे है, कहाँ कैसा एक्सप्रेस हो रहा है। बिटिया को गाना गा रही है वो भी मस्त होके पढ़ती है। तो सम टाइम यू हैव टू, तो बचपन से कहते हैं ना, बचपन से, जैसे मेरी बिटिया है तो वो भी बहुत जीनियस है, क्योंकि वो जब हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं उस समय पढ़ाता था, ऑनलाइन पढ़ता था, है ना, वो सारा सुनती थी, तो वो सारा कॉन्सेप्ट तो बहुत तेज है दिमाग उसका। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसे परसेंटेज, है ना, मोल कॉन्सेप्ट वाला जैसे है ना, मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी RF। कैसे करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे मोल A मोल B, तो अब हम कहते हैं भाई A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं A बाई A प्लस B इंटू 100, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इंटू 100। मान लो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 10% है, टोटल प्रोजेनी 100 है, तो कितना हुआ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ। RF इक्वल टू 10, क्लियर। RF कितना हो गया आदर्श, 10 हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, राइट। अब यही अगर 18 होता तो RF में भी 18 सेंटीमीटर। ये फार्मूले तो मेरे, लिंकेज तो अभी कल पढ़ेंगे। आज और एक टॉपिक है तो what is population and what is the gene pool? So population is a localized group of interbreeding individuals, ना, interbreeding word use किया ना, inbreeding नहीं। And gene pool is the collection of allele in the population, collection of allele in the population. Remember difference between allele and genes, तो बता चुके हैं कल। allele frequency is how common is that allele in the population, how many, वो हम दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा ये सारा। हार्ड इवोल्यूशन इक्विलिब्रियम की बात कर ले, एंड दिस इज काइंड ऑफ दोज पॉपुलेशन विच आर नॉन इवॉल्विंग, ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं जो कि इवोल्यूशन में नहीं है, राइट। प्रिजर्व एलील फ्रीक्वेंसी,
दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द नल हाइपोथेसिस. उनका जो मॉडल था, दे वर आल्सो कॉल्ड एज द नल हाइपोथेसिस. तो अगर आप देखेंगे तो टू साइंटिस्ट वेयर देयर, नॉट बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन. तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि हाउ द पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी कैन बी स्टेबलाइज. तो नेचुरल पॉपुलेशन आर रेयरली इन Hardy-Weinberg equilibrium. So this is the useful model to measure what forces are changing the behavior of population. So Hardy-Weinberg law is applicable when there is a random mating. बात समझ गए? यही तुम पूछ रही थी ना आफरीन, यस सर. है ना? रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग नहीं. रैंडम मेटिंग occurs when in a population when the probability of mating between individual is independent of their genetic constitution. तो रैंडम मीटिंग तब होगी जब बिटवीन इंडिविजुअल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा ना हो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कोई मीटिंग करा रहे हैं. सच ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी पैनमिक्टिक और टू अंडरगो panmixis, random mating. In random mating only Hardy-Weinberg laws आते हैं कि what are the chances of, है ना, children. बहुत इसमें आफरीन भी पूछ रही थी कि सर इसका क्या चांसेस है ना. तो सबके मन में रहता है ये कि क्या चांसेस है. पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं चिल्ड्रन के क्या चांसेस है ना. लड़का होगा, लड़की होगा. हमारे इंडिया में तो अभियान चलाना पड़ा कि भाई लड़का लड़की पता मत करो, है ना. जो भी होगा होने दो. यस सर. नहीं तो हमारे इंडिया में तो बड़ी प्रॉब्लम, इतना स्टीरियोटाइप. पहले तो बहुत होता था, अब तो कंसेप्ट चलो चेंज हो गया है सब, और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब लड़कियां भी तो खूब, लड़कियों को बढ़ने नहीं देते थे ना, मार डालते थे. हरियाणा में तो पूरा गांव ही एक डिक्लेयर हो गया था, वहां लड़कियां जैसी ही होती थी मार देते थे. तो गर्ल्स तो अभी बहुत ज्यादा, है ना, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं. ज्यादा एक्टिव है गर्ल्स. हाँ, लड़कों का जीन ना गड़बड़ा गया है. जो निकल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं वो बहुत ही खराब कर रहे हैं. yes. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा इन्वायरमेंट है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट. इन्वायरमेंटल इफेक्ट से जैसे पॉलिटिकल सीन होता है ना, वैसे सोच बनती है लोगों की. पॉलिटिकल सिनारी हमेशा अपने कंट्री का, अपने स्टेट का सही रखना चाहिए, अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए फुल, जो अच्छा हो, जो चीजें हों, क्योंकि वो हमारे ना जीन्स को भी प्रभावित करती हैं. ठीक है. मास लेवल पे अनस्टेबिलिटी अगर सोसाइटी में बनी रहेगी तो कैसे पढ़ाई होगी? दंगे ही होते रहेंगे. कांग्रेस का तो कल्चर है दंगे कराओ, सबका ही कल्चर है. कांग्रेस मतलब बीजेपी को छोड़ के मैं किसी को फेवर नहीं करता, बिकॉज ऑल आर वेरी स्टीरियोटाइप्ड एंड दे प्रमोट ऑल काइंड ऑफ हीनियस एक्टिविटी. तो जेनेटिक्स इसलिए सोसाइटी की रेस्पेक्ट में पढ़ी जानी चाहिए. And social and political scenarios should be very good. So law of inheritance can be used to predict the outcome of genetic crosses. This is very important. तो कैसे करते हैं? Probability से करते हैं. And probability का बड़ा ही simple rule है कि every time, मतलब अगर एक सिक्का मान लो, if there is a coin, तो coin का या तो head होगा या tail होगा. तो आप अगर इसको उछालते हो सिक्के को, तो कितने कितने चांसेस हैं हेड आने के? 50% एंड 50% चांस है टेल आने के. तो दिस इज कॉल्ड एज द इवेंट, चांस ऑफ इवेंट. तो व्हाट इज द चांस ऑफ हेड? अगर आप इसको 10 बार अगर आपने उछाला तो हेड आने के कितने चांस हैं? बोलो. बस 50. ठीक है ना. 10 बार उछालो, 5 बार उछालो, 1 बार उछालो, 50% चांस इसके और 50% चांस इसके. ठीक. तो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट ऑकर्स and total number of events. For example, in a flipping the coin, head upon head plus tail, फिर tail तो ये 50% हो गया. फिर इसी तरह से tail का कैलकुलेट कर सकते हो. और दूसरा एक होता है probability prediction.
and a probability prediction. How you can do that? So often there is a deviation between observed and expected frequency. ये ध्यान रखना. मैं बहुत ही लीड से हटके चल रहा हूँ जेनेटिक्स का डिस्कशन, देख रहे हो ना, बिल्कुल अटैक कर रहा हूँ आपके टाइम को देखते हुए. मतलब मेरा टारगेट क्या है कि नेक्स्ट वीक तक आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दूं. मतलब आप सब कुछ जान जाओ भाई. अब तक जितनी डिस्कवरी हुई है एकदम गंगा में डुबो डुबो के गर्दन, जेनेटिक्स की गंगा में नहा नहा के. आदर्श तुम्हारे बाल हैं सिर पे. वीडियो सब लोग ऑन करो तो मैं सबका बाल चेक करूंगा. जेनेटिकली बाल है कि नहीं. सर मेरे हैं अभी. हाँ, वीडियो ऑन करो तो. ऐसे पढ़ना ही चाहिए ताकि एक ना दिमाग में अच्छा. अभी है मेरे. हाँ अभी सबने देख लिया तुम्हारे बाल नेचुरल है. तो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ये कैलकुलेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रैंडम सैंपलिंग एरर, है ना. तो रैंडम सैंपलिंग एरर इज लार्ज फॉर स्मॉल सैंपल, स्मॉल फॉर लार्ज सैंपल. If coin is flipped only 10 times, ठीक है, so it is not unusual to get 70% error and 30% tails. However, the coin is flipped 1000 times, the percentage of head will be fairly close to predicted 50% value. तो ये समझ रहे हो, ये है स्टैटिस्टिक और ये है प्रोबेबिलिटी, दोनों का लिंक. मतलब अगर जितना कम फ्लिपिंग करोगे तो वो वेरिएशन आप देख सकते हो, राइट. फ्लिपिंग जितनी ज्यादा होगी कॉइन्स की उतनी ज्यादा 50-50 वाला रूल अप्लाई होगा. तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज द रैंडम सैंपलिंग एरर. मींस व्हाट यू कैन ऑब्जर्व एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड 50% था, राइट, बट ऑब्जर्व कितना किया 70%. तो दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम सैंपलिंग एरर. ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये सीएसआर में काफी क्वेश्चन आते हैं इसको. ठीक है जी. तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आर यूज्ड इन जेनेटिक प्रॉब्लम टू. बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी, कुछ भी इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है. एक रूल याद रख लो, सिंपल सिंपल, है ना, जो कि मतलब क्लास 2 का है. सम रूल, प्रोडक्ट रूल, एंड देन थर्ड इज, अब ये बताऊंगा कि कब कौन सा चीज अप्लाई होगा. सम रूल कब अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वेशन देन यू कैन अप्लाई. तो मैं देखा कि अभी 2 साल से तो सम रूल प्रोडक्ट रूल नहीं पूछ रहे हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन. How will you know कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. व्हाट इज द सम रूल? प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ टू और मोर, ये देखो अंडरलाइन कर लो सेंटेंस, लिख लो चाहे तो नोट बना लो. प्रोबेबिलिटी दैट, लिख लो बेटा सब लोग, वन ऑफ टू और मोर म्यूचुअली, ये बहुत यूनिक वर्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है, म्यूचुअली मतलब क्लोज इवेंट्स, है ना. म्यूचुअली मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट will occur in the sum of their respective probability. Consider the following examples in mice. चलो mice में देखते हैं. Gene affecting the ears. Gene affecting the ears, मान लो D है, normal allele, and then small d is droopy ears, है ना. तो जीन अफेक्टिंग द टेल. अब स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल सी टी हो गए तो क्रिंकली टेल हो गया, राइट. नाउ इफ टू हेट्रोजाइगस, जो आपने तुम कल क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि कल हमने बताया था. If two heterozygotes DE/CT mice are crossed, then the predicted ratio of offspring is 9 with normal ear, normal tail, 3 with normal ear, crinky tails, 3 with droopy ears, normal tails, 1 with droopy ears, crinky tails.
these four phenotype are mutually exclusive. A mouse with droopy ear and a normal tail cannot have normal ear and crinky tails, obviously. ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द above क्रॉस will have normal ears and normal tail or have droopy ears and a crinky tails? है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? नहीं समझो, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि अभी तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर का एक्सप्लेनेशन ही है कि अगर टू हेटेरोजाइगोट हो, DED CT और इनको दोबारा क्रॉस कर दें तो यू कैन हैव 9331, जो कि आता है मिडिल इस्लाम में। तो अब नाउ दीज आर द डिफरेंट फोर फिनोटाइप एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक होगा तो दूसरे के पास वो चीज नहीं होगी। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द above क्रॉस विल हैव नॉर्मल ईयर, क्या नॉर्मल ईयर और नॉर्मल टेल होने की कितने चांस हैं? नाइन बाई 16 और 1/16, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए सम रूल अप्लाई किया। तो नॉर्मल ईयर के लिए हमने क्या देखा, 9, ठीक है, और ये हो गया टोटल 16। ड्रूपी ईयर एंड किंकी टेल 1 है, तो टोटल कितना इवेंट हो गया, 16, तो हो गया 1/16। क्लियर बेटा? तो सुपर्णा के लिए बिग हैंड, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। इसमें से किसी को डाउट हो तो बताओ, अदर्स समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम लोग ये एकदम याद कर लो कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और साइलेंट नहीं होना है, यू शुड नॉट बी साइलेंट, आपको जवाब देते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया 9/16, 1/16। नाउ ऐड द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो आपने कैलकुलेट कर ली, अब ऐड द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, तो वो आ गई 10/16। तो 10/16 का डिवाइड करो, अब CSR में जो आंसर आएगा वो 0.625 पूछेगा वो, समझ रहे हो? जैसे भी अगर आधे स्टेप में करोगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? आंसर तुम्हारा गलत हुआ कि सही हुआ? ये 16 कैसे आया? How you got the 16? Why you are adding them? Tell me the reason. क्योंकि एक ना प्रॉब्लम है, एक ही पढ़ो लेकिन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना? एक ही प्रॉब्लम पढ़ो बट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो add the individual probability, then you are getting the 10/16. 10/16 can be converted to 0.625. Therefore, 62.5% are actually predicted to have normal ears and normal tail, or droopy ear and a crinky tail. हाँ, आपने ऐड करना है। जब ऐड करोगे फिर आपको इतने % ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर प्रेडिक्टेड टू हैव नॉर्मल ईयर एंड नॉर्मल टेल और ड्रूपी ईयर्स एंड ए क्रिंकी टेल। अब ये निकाल पाओगे, जो कि राइट आंसर है। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में कुछ किया ही नहीं, सम रूल अप्लाई नहीं किया। प्रोबेबिलिटी निकालना अलग चीज है, फिर आप देखो कि रूल कौन सा अप्लाई किया, या तो सम रूल होगा या तो ना प्रोडक्ट रूल होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड अगर आ गया तो आपको सम रूल अप्लाई करना है, सम रूल में फिर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एंड देन योर आंसर विल बी फाइनल। जरा सा इधर उधर हुए तो मिस्टेक हो जाएगा। अब चलो लर्न कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सम रूल इज क्लियर टू यू? एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन पकड़ो लेकिन अच्छे से याद रखो ताकि बार बार वो अप्लाई कर सको अगर आए तो, है ना? एलकैया, इज इट क्लियर टू यू? दीपिका सो गई क्या? नो रिप्लाई, यस सर।
अच्छा सो गई कह रही है सर चलो जस्ट फॉर है ना, तो प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी दैट टू आर मोर इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा, ठीक है, ध्यान दो, इफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? मतलब occurrence of one does not going to affect the probability of another, right? Clear है ना? What is independent event? Product rule कब apply होगा? When two or more independent events, two or more independent events, two or more independent events, ठीक है जी? यस सर। हाँ, यार रट लो एकदम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दो ही वर्ड रटना है ना। कंसिडर द डिजीज congenital analgesia. This is a recessive trait in human and affected individual can distinguish between sensation. However, extreme sensation are not perceived as painful. तो कुछ लोगों को ना एक्सट्रीम पेन फील ही नहीं होता। This is because of recessive traits that is called as the congenital analgesia. The two alleles are there, P normal allele and small p congenital analgesia. The question क्या है कि two heterozygous individual plan to start a family. समझ गए क्या मीनिंग है? Two heterozygous individual plan to start a family. What is the probability that the couple's first 3 children will have congenital analgesia? जब से स्कोरर बैच बनाया तब से जोश आ गया काफी, नाम का भी बहुत फर्क पड़ता है। इन्वायरमेंट टीचर को ना स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, राइट? तीनों चिल्ड्रंस के लिए 1/2 से होगा ना सर, इसका टोटल 1/8 हो जाएगा। Probably that the couple first 3 children will all have congenital analgesia. 1/2 into 1/2 into 1/2, so 1/8. 1/8 बस ठीक है, ये ना। चलो let us see. अब जो रिसेसिव डिसऑर्डर है तो 1/4 होगा ना। हाँ 1/4 डिसऑर्डर तो 1/4 होगा। अब 1/4 का ना मल्टीप्लाई करोगे बेटा। अच्छा, 1/64 that's right. हाँ तो 1/64 को कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी अराउंड 0.016. Therefore, 1.6% of time, the first 3 offspring of heterozygous couple will all have congenital. मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन से? कैसे बेवकूफ बनाया है ना? सारा कुछ सामने था, नॉर्मल वर्सेस रिसेसिव ट्रेट है ना, फिर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया एंड ऑल यू गॉन रॉन्ग है ना। फिर heterozygous individuals plan to start a family. What is the probability that couple's first 3 children will all have congenital analgesia? तो किसका सोचना है? सोचना आपने नॉर्मल का सोचना शुरू किया ना, 1/2, जबकि यहाँ पे वो भी 1/2 नहीं होता, वो भी 3/4 होता। अगर नॉर्मल का पूछता तो क्या होना चाहिए था? बोलो 3/4 होता वो,
तो यहाँ पे 1/4 दिया RCC पर, है ना, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देन यू कन्वर्ट इनटू द परसेंट। क्लियर? अब हम ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज द काई स्क्वायर टेस्ट। आपकी जेनेटिक्स खत्म हो चुकी है आधा से ज्यादा, तो जान लो, खाली मैपिंग बची है बस। अब कल वो सारा मैपिंग घसीट देंगे, है ना, सारे तरह की फिर आपका टेंशन बढ़ना है कि संडे को जो टेस्ट होने वाला है, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 100%। हमारी तरफ से इस फ्राइडे को we will done all done with the expected question of the जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट वीक जो हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट 1 वीक ये पढ़ते हैं, 1 वीक ये पढ़ते हैं। अब सैटरडे को हम सोच रहे हैं ना, वो टेक्निक वाला पोर्शन स्टार्ट करें। व्हाट यू सजेस्ट? सैटरडे को ना टेक्निक स्टार्ट कर लो। हाँ, यूनिट 13 वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो काली सैटरडे को चलेगा, एवरी सैटरडे। उससे क्या होगा कि पूरा हम यूनिट 13 के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके। तो statistical method is to determine goodness of fit. Goodness of fit refer to how close the observed data are those predicted from a hypothesis. So the chi-square test does not prove that hypothesis is correct. मतलब goodness of fit calculate करते हैं by the chi-square test कि how close ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड के बीच में कितना क्लोज डिफरेंस है। Chi-square test does not prove that hypothesis is correct. It evaluates whether or not the data and hypothesis have a good fit. ठीक, तो chi-square test जनरल फार्मूला इज, जनरल फार्मूला याद करना है। क्या है जनरल फार्मूला, बताओ आपने? chi-square is equal to summation observed minus expected observed minus expected whole का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। by expected। ठीक है, तो जब भी कैलकुलेशन करना है तो ये पहले कैलकुलेशन करना है ताकि डिवीजन करना आसान हो जाए। ओ माइनस ई का फर्स्ट ओ माइनस ई एंड देन ओ माइनस ई का स्क्वायर एंड देन डिवीजन। चलो, सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल जीन अफेक्टिंग विंग सीन। 2 मिनट का ब्रेक दे दें आपको, पानी वानी पी के आ जाओ, क्योंकि अभी तो चलना है ये। ठीक है जी।
ये तो चले गए सारे। हाँ, कोई बात नहीं। एक पोल लॉन्च कर रहे हैं। आवाज आ रही सबको? सारे चले गए? चलो कल कंटिन्यू कर लेंगे फिर। एक पोल लॉन्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लो तुम लोग। पढ़ाऊंगा तो मैं 11 बजे तक, टेंशन ना लो। इसको कंप्लीट करके हटूंगा, जिसको जाना है जाए। दीपिका, पोल में पार्टिसिपेट करो। अदर्स कर लिए? कर दिया सर। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट। ये करें कि कल करें फिर से स्टार्ट? क्या बोलते हैं तुम लोग? कल कर आज लेंगे बच्चे तो सर। हाँ चले गए सारे ना। हाँ। हम्म, अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सर जैसे मेरा गेट क्वालिफाइड है, 2020 में करा था मैंने। हाँ तो मतलब आईसीआर और आईआईटी में मैंने फॉर्म भरे थे, पर मेरा हुआ नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह कुछ मिल जाए। आपके रीजन में है कोई वैकेंसी या पीएचडी का क्या सीन है उसका? गवर्नमेंट ने ना फंडिंग करनी बंद कर दी, प्रॉब्लम ये है। अच्छा अच्छा। हाँ ओके, तो तो रिसर्च प्रोजेक्ट तो मिल ही जाता है ना शायद से? नहीं, दो तरीके का मोड है। एक तो जैसे रेट होता है, जैसे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, हाँ 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 हाँ। है ना। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में यू कैन पार्टिसिपेट, तो उसके थ्रू जो डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी की है वो मिल जाती है फिर। ओके। मैंने क्या किया था कि मेरा जेआरएफ था लेकिन वो डिले हो रहा था, तो मैंने विदाउट जेआरएफ ज्वाइन कर लिया था पीएचडी, क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल। सही बात है। और 35 के अंडर में अगर आपने पीएचडी सबमिट कर लेते हो, बट फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है ना बीच में। आजकल एक्चुअल में कोई भी, या तो बहुत अच्छी लेबोरेटरी हो जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, तो वहां पे हाँ आप अपने पैसे से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि सब जगह क्रंच है, सामान ही नहीं होता हाँ हाँ है ना। हाँ। तो गवर्नमेंट आईआईटीज वगैरह में थोड़ा बेटर है कि फ्यूचर सेफ रहेगा। तो उसके लिए पीएचडी उसके लिए घर के, फैलोशिप। हाँ, घर के बगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी। कहाँ के रहने वाले हो आप अदर्स? सर मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। हरियाणा में तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं उधर। दिल्ली यूनिवर्सिटी, उधर दिल्ली जाना पड़ेगा। हरी सर डीयू से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। हाँ हरियाणा में बस एक वो एचयू है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पर उसका खुद वो अपना एंट्रेंस लेती है। ठीक है। हाँ मतलब वही फेलोशिप्स का ही प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा मेरे। ओके। फेलोशिप देखो, फेलोशिप तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, हम्म, क्योंकि पावर मिल जाती है। जैसे मान लो
इंटरनेशनल सेमिनार है, 50,000 लग रहे हैं, कहाँ से लाओगे? हाँ वही। है ना, बाहर जाना है, ऐसे फ्री हैंड रहता है कि गवर्नमेंट सब कुछ देगी आपको, तो इसलिए हाँ। फाइट करो बेटा स्कॉलरशिप के लिए। अभी तो सारे दरवाजे बंद है, कोरोना की वजह से भी ना फाइनेंशियल बड़ा क्रंच आ गया है हाँ सर, कहीं से। हाँ, साइंटिस्ट भी बहुत परेशान है। जून मेरे 20। अंडर भी पीएचडी पोजीशन है, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को नहीं ले रहा हूँ। क्यों? जीआरएफ ना हो तो फिर वो सपोर्ट कैसे करूंगा मैं? डेली नीड्स की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? डेली भी आपको कम से कम 2,000 रुपये चाहिए पर डे सर अभी सर्वाइवल के लिए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि बस कहीं पे पीएचडी मिल जाए, फेलोशिप बाद में दो मतलब क्लियर होती रहेगी, एनरोल करवाना हो रहा है थोड़ा सा। एसआरएफ मिलती है आफ्टर 1 ईयर, ये तो लोग One पता year। नहीं होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट द एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए पेपर। बट सर वो उसके लिए तो पहले मतलब एनरोल कर मतलब एंट्रेंस अगर इंस्टीट्यूशनल का एंट्रेंस हाँ देके फिर हो सकता है ना वो चीज। हाँ, चलो अब कल करेंगे क्लास, है ना, ठीक है सर। बिकॉज एवरीवन हैज लेफ्ट सो देयर इज नो। चलो, थैंक यू सो मच।